उत्तराखंड में अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, जिसमें से एक थे वीर भड़ माधो सिंह भंडारी। इनके बारे में इतिहास में ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी बनती है दोस्तों कि हम ऐसे वीर योद्धाओं और एक कुशल व्यक्तित्व के मालिक को दुनिया के सामने लेकर के आए। एक ऐसे सेनापति जिन्होंने अपनी सेना को बचाने के लिए अपने आप को तेल में भुनवा दिया था। एक ऐसे सेनापति जिन्होंने अपने गांव की भलाई के लिए उनको अपने बेटे की बलि देनी पड़ी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राणी टॉक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड के ऐसे महान सेनापति के बारे में जो कि अपने आप में एक एक आइकन माने जाते हैं पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, क्योंकि इन्होंने 16वीं शताब्दी में एक ऐसा कारनामा करके दिखाया था जो शायद उस वक्त करना बिल्कुल भी असंभव था, बिल्कुल भी नामुमकिन था। लेकिन दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी काम पूरा हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे एक महान शख्सियत के बारे में। दोस्तों, इनका नाम है माधो सिंह भंडारी, जिनका जन्म टिहरी गढ़वाल के मलेथा गांव में हुआ था 1595 ईस्वी में। और 1928 में एक पुस्तक छपी थी गढ़वाल का इतिहास, जो कि पंडित श्री हरिकृष्ण रतोड़ी जी ने लिखी थी। उन्होंने इस पुस्तक में माधो सिंह भंडारी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। और इनकी जानकारी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ब्लॉग लिंक है। मैंने आपको एक ब्लॉग के माध्यम से भी इनके बारे में जानकारी दी है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। बहरहाल, बात करते हैं इन माधो सिंह भंडारी के बारे में। दोस्तों, माधो सिंह भंडारी बहुत ही कम उम्र में सेना में शामिल हो गए थे। श्रीनगर में उस वक्त राजा महिपत शाह का शासन चलता था, जिसके ये सेनापति रहे हैं और बहुत कम उम्र में ये सेना में शामिल हो चुके थे। इनके पिता का नाम था कालू सिंह भंडारी। कालू सिंह भंडारी भी अपनी वीरता के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इनको महिपत शाह ने काफ़ी सारी ज़मीनें, बहुत सी जागीरें भेंट में दी है, एक उनकी वीरता की निशानी के तौर पर। उस वक्त राजा महिपत शाह के जो सेनापति थे वो रिखोला लोधी नाम के एक सेनापति हुआ करते थे। रिखोला लोधी के बाद जो दूसरे सेनापति बने वो माधव सिंह भंडारी को बनाया गया। और इन दोनों के नेतृत्व में इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती। तिब्बत और भारत के बीच में उस वक्त बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई होती थी, जो काफ़ी सारी लड़ाई उन्होंने जीती भी। और माना ये भी जाता है कि इनके आखिरी के बाद जो भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींची गई थी वो माधव सिंह भंडारी ने ही खींची थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक ऐसे इंसान के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो शायद सुनकर आपके रोंगटे खड़े उठ जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। साल का हो जाना। एक दिन माधो सिंह भंडारी सेना से छुट्टी लेकर अपने गांव पहुंचे। जब उनकी पत्नी ने उनको खाने में रोटी और नमक के साथ भोजन परोसा तो वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ और तुम मुझे ऐसा भोजन दे रही हो। कम से कम मुझे ऐसा भोजन दो जिसको खाकर मन तृप्त हो जाए। तो ये सुनकर उनकी पत्नी ने भी तंज कसते हुए कहा कि गांव में सूखा पड़ा है, यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो कहाँ से लाकर दूं आपको ऐसा स्वादिष्ट भोजन। ये बात माधो सिंह भंडारी के दिल में घर कर गई। उन्होंने फैसला लिया कि अब वो गांव तक किसी भी तरीके से पानी लेकर के आएंगे। वहां से अलकनंदा नदी बहती थी, लेकिन गांव से नदी बहुत ही ज़्यादा नीचे थी, जहां से पानी ऊपर चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। फिर उन्होंने कुछ दिनों तक पहाड़ी का निरीक्षण किया और उन्होंने देखा कि इसके पीछे चंद्रभागा नदी बहती है, पर वहां से पानी एक सुरंग के रास्ते से ही आ सकता था। तो उन्होंने फैसला लिया कि क्यों ना इस पहाड़ के बीच से एक सुरंग खोदी जाए, जिसके कारण पानी सीधा गांव तक आ सकता था। लेकिन सुरंग खोदना कोई मामूली काम नहीं था। आजकल सुरंग खोदने के लिए भी बहुत सी तकनीकों की सहायता लेनी पड़ती है और भूकंप भूकंप में कोई नुकसान ना हो सुरंग को, इसका पूरा निरीक्षण करना पड़ता है। लेकिन माधव सिंह भंडारी ने 16वीं सदी में एक कारनामा करके दिखाया, जो कि आज तक उनकी निशानी के तौर पर देखा जाता है। सुरंग खोदना कोई आसान काम नहीं था, पर जब उन्होंने निश्चय कर लिया था तो वो ये अपना निश्चय लेकर सीधा अपने राज दरबार की ओर चले गए और सुरंग खुदवाने का प्रस्ताव दरबार के सामने रखा। लेकिन सभी दरबारियों ने इस योजना को असफल बताया। उनके मुताबिक ये संभव काम नहीं था। अभी तो वहाँ के जो राजा महिपत शाह थे उन्होंने भी इसका सुझाव असंभव ही दिया कि ये काम असंभव है और आप इसको छोड़कर किसी अन्य ज़रूरी कामों पर लगे। पर माधव सिंह कहाँ रुकने वाले थे। वह छुट्टियां लेकर फिर से गांव में आ गए और गांव वालों को अपने साथ जुड़ने के लिए कहा। पर शुरुआत में गांव वालों ने भी इस काम को असंभव बताया। एक दृढ़ संकल्प माधव सिंह के पास था। उन्हें यह सुरंग खोदना ज़रूरी था जिसका सबका फायदा हो। तो अकेले ही सुरंग खोदने पर लग गए। उनकी बीवी और उनका जो बेटा था गये सिंह, वो भी उनके साथ सुरंग खोदने पर लग गए। जब धीरे धीरे गांव वालों ने देखा और समझा कि ये काम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं, तो सभी गांव वालों ने उनका साथ देने और सुरंग खोदने का फैसला लिया। माधव सिंह की निरीक्षता में आखिरकार सुरंग खोद दी गई। सुरंग खोदने के लिए बड़े बड़े पत्थर, चट्टानों और लोहे का इस्तेमाल किया गया, जो कि भूकंप में भी सुरक्षित रहे।
आखिरकार सुरंग बनकर तैयार हो गई, पर पानी का एक भी कतरा सुरंग में नहीं आया। काफ़ी पूजा पाठ किए गए, सब जतन करने के बाद भी पानी सुरंग तक जब नहीं आया, तो माधव सिंह परेशान हो गए। एक दिन सोते वक्त उनको सपना आया, जिसमें उनको एक कुलदेवी उनको दिखाई दी। कुलदेवी ने उनसे कहा कि अगर तुम अपनी बेटी की बलि दोगे, तभी जाकर पानी गांव तक आ पाएगा। सपना पूरा होते ही वो एकदम खड़े उठ गए, उनके चेहरे पर पसीना था और वो बहुत घबराए हुए थे। तो उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ? तो उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पास में ही उनका बेटा गजेश सिंह ये बात सुन रहा था। गजेश सिंह ने कहा कि पिताश्री, अगर आप सबकी भलाई के लिए ये काम कर रहे हो, तो क्या मैं अपनी जान नहीं दे सकता? तो यह कहकर माधव सिंह ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। माधव सिंह का बेटा अब अपनी बलि को देने के लिए तैयार हो चुका था और सब अब सुरंग के पास आ गए। लेकिन माधव सिंह के अब हाथ नहीं उठ रहे थे। ऐसा करने से शायद किसी भी पिता के हाथ रुक जाएं। तो गजेश सिंह ने खुद ही तलवार ली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। गजेश सिंह का सर जमीन पे आ गिरा। माधव सिंह ने अपने बेटे का गला उठाकर सुरंग के गेट पर रख दिया, जहाँ पर खून की बूंदें गिरी थी। उसी धार में चंद्रभागा नदी का पानी उसी रास्ते से सुरंग तक पहुंचा और कभी उस नहर में पानी आना बंद नहीं हुआ। पर उस दिन के बाद से माधव सिंह भंडारी कभी वापस गांव नहीं आए और इतिहास के पन्नों में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया। तो सर, गांव से लौटने के बाद तो ये वापस दोबारा गांव नहीं गए, लेकिन इनके युद्ध का सिलसिला जारी रहा। काफ़ी युद्ध इन्होंने किए और इनका जो आखिरी युद्ध था बहुत ही यादगार माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में इन्होंने एक ऐसा काम किया जो शायद किसी भी इंसान के लिए करना बिल्कुल भी नामुमकिन रहे। दोस्तों, इस युद्ध में तिब्बत सेना के साथ फिर से इनका युद्ध हुआ और महिपाल शाह और माधव सिंह अपनी पूरी सेना को लेकर युद्ध में उतरे। युद्ध में उतरने के बाद दुश्मन सेना ने काफ़ी देर बाद इनको पूरी तरीके से घेर लिया था और घेरने के बाद इनको बुरी तरीके से घायल भी कर दिया था। घायल होने के बाद इनको शायद अपनी जीवित होने की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो इनके अंगरक्षक जब इनके पास आए, तो इन्होंने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया, एक क्योंकि उनके दिमाग में कुछ इस तरीके से ख्याल दौड़ रहे थे कि अगर मैं मर गया, तो मेरी सेना का हिम्मत और साहस टूट जाएगा और सेना हम पे हावी हो जाएगी। तो ये वो नहीं चाहते थे। तो उन्होंने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिया कि तुम एक काम करो, मेरे शरीर को तेल में भूनकर घोड़े में बैठा दो और घोड़े में बैठाने के बाद तुम अपनी दुश्मन सेना के बीच में इस घोड़े को छोड़ाओ। इससे क्या होगा कि उनके बीच अभी भी डर का माहौल पैदा होगा कि माधव सिंह भंडारी अभी भी जिंदा है। तो उन्होंने अंगरक्षकों को काफ़ी दुख हुआ, लेकिन अपने सेनापति का आदेश था, ऐसा करना ज़रूरी था। तो उन्होंने अपने सेनापति को, जो माधव सिंह भंडारी थे, उनको तेल में भून के उनका घोड़े में बैठा दिया और दुश्मनों के बीच छोड़ दिया, जिससे जैसा वो चाहते थे वैसे ही हुआ। उनके बीच डर का माहौल पैदा हुआ और जैसे ही उनको भुना गया तेल में, तो उनके अंगरक्षक जितने भी थे, पूरी उनकी सेना थी, उनके बीच में एक आक्रोश पैदा हो गया और वो भारी मात्रा में तादाद में अपनी दुश्मन सेना में टूट पड़े और उनको 1635 ईस्वी में जीत उनको दिलवाई। तो ये थे हमारे माधव सिंह भंडारी, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के अपने गाँव वालों की भलाई के लिए उनको अपने बेटे की बलि दी और अपनी सेना को दिलवाने के लिए अपने आप को, शरीर को तेल में भुनवा दिया। तो ऐसे सेनापति और ऐसे महान वीर योद्धा बहुत कम पैदा हुए हैं इस धरती पर। तो दोस्तों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको ये कहानी कैसे लगी है? अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में इसी तरीके की किसी स्टोरी के साथ और किसी अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।